हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी के अपने परिवार एग्जामपुर में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज के सेशन को करते हैं शुरू और करते हैं डेली की तरह ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सभी के सभी क्लास से जुड़ जाना और क्लास को कर देना शेयर, ठीक है। क्लास को शेयर भी किया करो जरा दूसरे बच्चों के साथ में और जल्दी से करते हैं, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में करें शुरू हम लोग। चलिए करते हैं, ठीक है। चलिए आ जाएंगे बच्चे धीरे धीरे करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में शुरू करना है, आप लोगों को आंसर करना शुरू करना है। आज की क्लास में जो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, ये क्वेश्चंस आपके काफी बार पूछे जा चुके हैं पुराने एग्जाम्स के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यह आपके कुछ रिवीजन के तौर पर आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जा रहे हैं। चलिए तो निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक जिले के रूप में जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? कौन सा यहाँ पर लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है, बताएंगे। नैनीताल, शिमला, सिक्किम, माथेरान, कौन सा आपका जाना जाता है? खैर शिमला तो आपका है ही, सिक्किम तो आपका है ही नहीं, है ना, तो सिक्किम तो इसमें गिनती में ही नहीं आएगा। और बाकी बात करते हैं तो कौन सा जाना जाता है? नैनीताल, ठीक है। अगर हम आंसर की बात करते हैं तो कौन सा? नैनीताल जाना जाता है किसके रूप में? भारत के है ना, दी लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, भारत के लेक जिले मतलब कि झील जिले के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और यह है कहाँ पर है आपका? उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का जो हाईकोर्ट बना हुआ है वह कहाँ पर? नैनीताल में ही बना हुआ है, जहाँ पे की नैनी देवी का मंदिर है ना, जहाँ पे की नैनी देवी का मंदिर है। और यहाँ पर नैनी झील भी है। क्या है? यहाँ पर ही नैनी झील भी है। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। यह कुछ दृश्य है आप लोगों का नैनीताल का। अक्सर हम लोगों का मन होता है नैनीताल जाने का और वाकई में अच्छी जगह है। अगर आप जा रहे हैं फ्रेंड सर्कल के साथ में या फिर जैसे भी जा रहे हैं आप लोग, तो काफी अच्छी जगह है। पूरा ये जो झील आप लोगों को दिखाई पड़ रही है, ग्रीन कलर का इसका वाटर है एंड यह है नैनी झील है। और इसके आसपास चारों तरफ यहाँ पर जो है घर यहाँ पर बसे हुए हैं। तो अगर काफी हाइट से नैनीताल को देखा जाता है ना, तो वाकई में बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? जोग जलप्रपात किस नदी पर है? सबसे पहले तो अगर मैं बात करती हूँ जोग जलप्रपात की, तो आप देख चुके हैं कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक के अंदर एक शिव समुद्रम, ठीक है, शिव समुद्रम वाटरफॉल मतलब कि जलप्रपात भी है। क्या है? जलप्रपात भी है। उसके बाद कर्नाटक में ही एक कुच्चिकल है ना, एक कुच्चिकल वाटरफॉल भी है। क्या है? कुच्चिकल एक वाटरफॉल भी है, ठीक है। अगर हम शिव समुद्रम जलप्रपात की बात करते हैं तो यह आपका किससे बनता है? यह बनता है आपका शरावती नदी से। किससे बनता है? यह आपका शरावती नदी से बनता है। कुच्चिकल वाटरफॉल की बात करते हैं तो यह वराही नदी से बनता है और दोनों ही कहां पर है? कर्नाटक राज्य में है, जो कि अक्सर आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यह आपका किससे बनता है, यह बताना है आप लोगों को किससे बनता है। चलिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो यह आपका कावेरी नदी से बनता है। किससे बनता है? कावेरी नदी से यह आपका बनता है। और कावेरी नदी पर ही भारत का सबसे पुराना डैम जिसका नाम है कल्लानी बांध। क्या नाम है इसका? कल्लानी बांध इसका नाम है। यह इस पर ही बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग इसके बारे में ध्यान रखेंगे। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये कुछ जोग जलप्रपात दिखाई पड़ता है। जोग जलप्रपात जो कि है यह डायरेक्ट ऊपर से सीधा नीचे की तरफ गिरने वाला वाटरफॉल है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट लेक इन दी इंडिया? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? यह आप लोगों को बताना है। कौन सी झील सबसे लंबी है? कौन सी झील सबसे लंबी है? यह आप लोगों को बताना है। जल्दी से आंसर कीजिएगा। कौन सी सबसे लंबी है? ठीक है, यह 96.5 किलोमीटर लंबी है।
जो कि आपके मालाबार तट के पैरेलल में बहती है, मालाबार तट के पैरेलल में मतलब कि समांतर में बहती है, समांतर में बहती है, समांतर में यह आपकी बहती है। और यह किस पर है? वेम्बनाद पर। आपकी कौन सी है? सॉरी, वेम्बनाद। कौन सी है भारत की सबसे लंबी? वेम्बनाद झील है भारत की सबसे लंबी। अगर मैं इसके पूरे एरिया की बात करती हूँ, क्षेत्रफल की, तो 2033 किलोमीटर स्क्वायर में यह आपकी फैली हुई है। और कहाँ पर है? यह केरल राज्य में है। कहाँ पर है? केरल राज्य में है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अच्छा, ये देख लीजिए जी, ये देख लेना जरा। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर बह रही है वेम्बनाद झील, और यहाँ का जो एरिया है यह कौन सा है? यह है अरब सागर। कौन सा है भाई? यह है अरब सागर। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। यह किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? किसने कहा है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने बताया है? ये ध्यान रखिएगा, एडम स्मिथ ने बताया है। एडम स्मिथ ने यह आपका बताया है कि अर्थशास्त्र जो की है यह धन का विज्ञान है। भाई धन कैसे कमाना है यह आपको अर्थशास्त्र में ही तो पता पड़ पाएगा, है ना? है। चलिए बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन शास्त्रीय अर्थशास्त्रीय नहीं है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं है। समझे बात को? क्लासिकल इकोनॉमिक्स यहाँ पर नहीं है। यह आप लोगों को बताना है इन चारों में से कि यहाँ पर कौन सा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रिपीट होता है तो जस्ट नाम से इसको याद रख लेना। जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है, जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है कि यह एक क्लासिकल इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है, बाकी के डेविड रिकॉर्डो, जॉन स्टुअर्ट, है ना, थॉमस माल्थस, इन सभी को क्लासिकल इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक कितनी कंपनियों से मिलाकर के तैयार किया जाता है? यह कितनी कंपनियों से मिलाकर के यहाँ पर तैयार किया जाता है, यह आप लोगों को बताना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1875 को हुई है। ठीक है, और यह हमारे भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी कैसा है? ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, मतलब कि यह आपका भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। और वर्ल्ड में अगर मैं बात करती हूँ तो 10th नंबर का सबसे लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है ना? कौन से नंबर का? 10वें नंबर का विश्व में इसकी पोजीशन यहाँ पर आती है ना? विश्व में पोजीशन इसकी यहाँ पर आती है। विश्व में सबसे बड़ा जो कि स्टॉक एक्सचेंज है वह न्यूयॉर्क का है। किसका है? न्यूयॉर्क का है, जो कि फर्स्ट नंबर पर आता है। किस पर आता है? फर्स्ट नंबर पर आता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसकी में बात कर रहे हैं तो कितनी कंपनियां हैं यह आप लोगों ने बताना है। कितनी यहाँ पर कंपनियां हैं इसके बारे में? बिल्कुल सही, कितनी है? 30 है, 30। कितनी है? 30 है, 30 है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में ध्यान रखिएगा कि यह कहाँ पर है? मुंबई में है। कहाँ पर है? भारत के मुंबई में है। तो ये सभी छोटे छोटे से कुछ पॉइंट्स जो कि हैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये चीज जरा देखिएगा, ये तो है बियर, है ना, मतलब कि भालू। और ये क्या है? ये है बुलिश, है ना, मतलब कि जिसको कि बुलिश के ही ध्यान रख लेना, बुलिश। ठीक है, ये है बियर, ये है बुलिश। यह क्या दर्शाते हैं? ये दर्शाता है जब स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस गिर जाते हैं, है ना, जब स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस गिर जाते हैं तो इसे मंदड़िया कहा जाता है। और जब स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस बढ़ जाते हैं तो इसे तेजड़िया कहा जाता है, जिसे कि बुलिश से दर्शाया जाता है। ठीक है, ये दोनों सिंबल होते हैं आपके बढ़ने और गिरने के। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान रखना बियर और बुलिश के बारे में क्या होता है। चलिए खैर, बाकी आप हिंदी तो अच्छे से जानते ही हैं, हम सभी यूपी वाले ही हैं। चलिए बात करते हैं बैंकिंग निम्नलिखित में से किस
क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है? किस क्षेत्र के अंतर्गत यह आता है, यह बताना है। बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? किसके अंतर्गत यह आता है? किसके अंतर्गत यह आता है, यह आप लोगों को बताना है। बिल्कुल सही, यह आपका तृतीय है ना, मतलब कि थर्ड जो कि आपका क्षेत्र है, किस क्षेत्र के अंदर? तीसरे क्षेत्र के अंदर यह आपका आता है। सो आपका जो आंसर है क्या होगा यहाँ पर? यह होगा सी ऑप्शन, थर्ड के अंदर आता है। चलिए, भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ध्यान रखना आप लोगों से, अलवण, ठीक है। लवण की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको यहाँ पर सैलिनिटी इसको कहा जाता है। इट मीन्स खारे पानी की झील, है ना। लवण मतलब कि खारे पानी की झील कहा जाता है। और अलवण का मतलब क्या हो जाएगा? ऐसी झील जो कि कैसी नहीं है? खारे पानी की नहीं है, है ना। ऐसी झील जो कि खारे पानी की नहीं है, खारे पानी की नहीं है, ठीक है। तो यह कौन सी है? यह है आपकी वुलर झील, क्योंकि भाई यह भी मीठे ही पानी की है, सही बात है, यह भी है और यह भी है। लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी पूछा था, क्या पूछा था? इन्होंने सबसे बड़ी यहाँ पर पूछा था। आप लोगों से पूछा गया था कि लार्जेस्ट लेक ऑफ फ्रेश वाटर की कौन सी है? तो कौन सी है? वुलर झील है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। किससे बनती है? किससे बनती है? झेलम नदी से बनती है। झेलम नदी से इसे अपना पानी मिलता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो कुछ यहाँ पर यह आपकी दिखाई पड़ती है, वुलर झील, है ना। यहाँ पर ही है, ये मैंने कुछ ज्यादा लंबा बना दिया। यहाँ पर इसकी लोकेशन पड़ती है वुलर झील की, ठीक है। बढ़िया, आगे चलिए तो फिर। ओके, आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे आंसर कीजिएगा जरा आप लोग क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन करते हैं, वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी में प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बनाया गया था? ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से, उत्सर्जन से क्या हो रहा है? पर्यावरण जो की है वह काफी प्रदूषित हो रहा है ना। तो यह आप लोगों को बताना है कि इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यहाँ पर हुआ था? मॉन्ट्रियल हुआ था, ओसाका, जिनेवा, फ्लोरिडा। कौन सा प्रोटोकॉल यह आपका आयोजित हुआ था, यह आप लोगों ने बताना है। कौन सा हुआ था? चलिए बात कर लेते हैं, कौन सा हुआ था? मॉन्ट्रियल हुआ था। कौन सा हुआ था? मॉन्ट्रियल, जो कि कनाडा में आपका है मॉन्ट्रियल, ठीक है। कहां पर है? कनाडा में है। कनाडा के अंदर यह प्रोटोकॉल आपका हुआ था, ठीक है। सो क्या होगा? मॉन्ट्रियल। यहाँ पर ए ऑप्शन वाला आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर होगा। चलिए, नगर निगम का मुख्य कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? कौन होता है अध्यक्ष? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर सरपंच होते हैं? सरपंच ऐसे लिखा जाता है क्या? आई थिंक सरपंच, हाँ ठीक है। एंड या फिर गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, या फिर महापौर, मतलब जिसे इंग्लिश में मेयर कहा जाता है, मेयर होते हैं। कौन होते हैं ये बताइएगा जरा, कौन होते हैं? कौन यहाँ पर होते हैं? बिल्कुल सही, कौन होते हैं? मेयर होते हैं। कौन होते हैं? मेयर यहाँ पर होते हैं। सो आंसर जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ में। चलिए, पंचायतों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की कार्य क्षमता निर्माण के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया था। कहां से कार्यक्रम शुरू किया गया था? ताकि निर्वाचित महिला प्रतिनिधि के कार्य की क्षमता का क्या हो सके? निर्माण यहां से हो सके। नागौर राजस्थान से, या फिर रांची झारखंड से, या फिर पटना बिहार से, या फिर लखनऊ उत्तर प्रदेश से। कहां से आपका किया गया था? कहां से किया गया था यह प्रोग्राम? प्रोग्राम वाज स्टार्टेड फॉर दी वर्क कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, फॉर इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायत। तो कहां से? रांची से, है ना, झारखंड के रांची से यह आपका किया गया था, जो कि यहाँ पर सही आंसर आपका होगा। क्या होगा? सही आंसर यहाँ पर आप लोगों का होगा। क्लियर है? बी ऑप्शन क्या हुआ? सही आंसर हमारा हुआ। चलिए, राष्ट्रपति के पद रिक्त की स्थिति में उपराष्ट्रपति
राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक कार्य कर सकता है? कितने समय तक कार्य वह कर सकता है? यदि राष्ट्रपति का रिक्त खाली है तो अपना हक जमा करके उपराष्ट्रपति कब तक गद्दी पर बैठ सकते हैं? कब तक यहाँ पर बैठ सकते हैं? बिल्कुल, कब तक? 6 महीने तक। 6 महीने तक वह अपना हक यहाँ पर जमा करके बैठ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता? निम्न में से कौन है जो कि हमारे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता? कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का, देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करती हूँ तो बिल्कुल सही, इसको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी अपॉइंट किया जाता है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी किया जाता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो किया जाता है, सही दिया गया है। और अटॉर्नी ऑफ जनरल को भी किया जाता है। आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर सही आंसर होगा आपका। वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट, जिसके लिए चुनाव होता है ना, वाइस प्रेसिडेंट आंसर होगा, जो कि वर्तमान समय में कौन है? वेंकैया नायडू है। कौन है? वेंकैया नायडू है। यहाँ पे क्या है भाई? वेंकैया नायडू है। इट मींस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वेंकैया नायडू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, विनोबा भावे, आपको एक तरफ क्या दिया गया है? एक तरफ आप लोगों को कुछ पर्सन के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित आंदोलन के नाम आपको दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों को करनी है यहाँ पर मैचिंग। ठीक है, चलिए सबसे पहले विनोबा भावे के बारे में बात करते हैं। तो भाई विनोबा भावे जाने जाते हैं अपने भूदान आंदोलन के लिए। उसके बाद बी ऑप्शन की बात करते हैं, मेधा पाटकर। तो मेधा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन यहाँ पर चलाया था। इन्होंने कहा था कि नर्मदा नदी के ऊपर सरदार सरोवर बांध नहीं बनना चाहिए, है ना। खैर ये लीड में आए थे, बाकी भी बहुत थे यहाँ पे। सो सुंदरलाल बहुगुणा की बात करते हैं तो यह चिपको आंदोलन से आपका संबंधित है, जो कि आपका उत्तराखंड में चलाया गया था। और उस समय उत्तराखंड की जो कि महिलाएं थी, चमोली डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया से, वह बाहर निकल करके आई थी कि हम पेड़ों को नहीं कटने देंगे, है ना, ऐसा यहाँ पे रहा था। जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो इन्हें संपूर्ण क्रांति के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 4 3 1 2 क्या होगा आपका? बिल्कुल सही कोड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 4 3 1 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही कोड यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है आगे, लॉर्ड डलहौजी। ओके, एक तरफ आप लोग को लॉर्ड जो कि रहे हैं, है ना, उनके नाम दिए गए हैं। दूसरी तरफ उनके द्वारा क्या क्या चीजें हुई थी, इसका नाम आपको दिया गया है ना। उसका नाम जो कि है भाई, यह आपको यहाँ पर दिया गया है। तो बात कर लेते हैं इसमें कि आंसर आपका क्या होगा। सुमेलित कौन सा नहीं है, यह बताना है आपको, है ना। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं, हड़प नीति यह लेकर के आया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी 1854 में, 1854 में, है ना। और 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही क्या चलाई गई थी? ट्रेन चलाई गई थी, जो कि कैसी थी? पैसेंजर ट्रेन थी। हमारे भारत की सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी, जो कि अप्रैल, है ना, जो कि अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। आप जानते हैं 1853 में चलाई गई थी। कहां पर? मुंबई के बोरी नाम की जगह से थाने तक, मुंबई की बोरी नाम की जगह से थाने तक चलाई गई थी, जो कि 54 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। और यह सब पॉसिबल हुआ था लॉर्ड डलहौजी की वजह से। चलिए, लॉर्ड मिंटो की बात करते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 में यह भाई आया है। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करते हैं, सहायक संधि क्या है, यह लेकर के यहां पर आया था।
लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन का क्या होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि लाया गया था, यह आपका लॉर्ड कर्जन के समय पर नहीं लाया गया था। तो जरा बताएंगे आप लोग कि यह किस समय पर लाया गया था, लॉर्ड किस समय पर, तो लॉर्ड लिंथो, किसके समय पर, लॉर्ड लिंथो के समय पर यह आपका लाया गया था, लॉर्ड, है ना, लॉर्ड लिंथो के समय पर यह आपका लाया गया था। ठीक है, करेक्ट है आंसर यहाँ पे आप लोगों का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, लॉर्ड लिटन के समय पर लाया गया था ना, लॉर्ड लिटन के समय पर यह आपका लाया गया था। क्लियर है, तो यहाँ पे जो सही तरह से मेल आपका नहीं खा रहा था भाई, वह कौन सा था, डी ऑप्शन था। ठीक है, और क्वेश्चन अच्छी हैं, पूरी क्लास को किए बिना मत चले जाना कहीं भी। चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने कड़ी को किसका संकेत माना, गांधी जी ने कड़ी, इट मीन्स लिंक जो कि होता है, इसको किस चीज का संकेत इन्होंने माना था, किस चीज का संकेत इन्होंने माना था, इन्होंने औद्योगिकरण का, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का, या इकोनॉमिक फ्रीडम का, या इकोनॉमिक ग्रोथ का, या फिर मोरल प्योरिटी का। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता का, किसका माना था, इन्होंने आर्थिक स्वतंत्रता, इट मीन्स इकोनॉमिक फ्रीडम का, इन्होंने यह आपका साइन जो कि लिंक है, इसको यहाँ पर माना था। ठीक है, करेक्ट आंसर है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। इंडिया विंस फ्रीडम, यह किसकी आत्मकथा है, इंडिया विंस फ्रीडम, यह भाई किसकी आत्मकथा है, बताएंगे किसकी आत्मकथा है। बुक अक्सर अक्सर क्या बहुत बार रिपीट हुई है भाई एग्जाम में यह, और यह किसकी है, यह है अबुल कलाम आजाद की। अबुल कलाम आजाद जो कि हमारे सबसे पहले क्या रहे हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं। हमारे देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री की बात की जाए तो कौन है, यहाँ पर अबुल कलाम आजाद हैं। कौन है, अबुल कलाम आजाद हैं। और यह कुछ इस तरह का फ्रंट कवर था, है ना, कुछ इस तरह का फ्रंट कवर था यहाँ पर, जिसमें कि अबुल कलाम आजाद ने अपने जीवन के बारे में लिखा है ना। ऑटोबायोग्राफी जो होती है वह हम लोग स्वयं लिखते हैं, और बायोग्राफी जो होती है वह दूसरा पर्सन हमारे बारे में लिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी सत्य की अनुभूति करते थे, गांधी फेल्ट द ट्रूथ, किससे सत्य की अनुभूति करते थे, नॉन वायलेंस से, रिलीजन से, या इन एक्शन से, या फिर मेडिटेशन से, किससे करते थे, अहिंसा से, धर्म से, कर्म से, कि ध्यान से, किससे इन्हें सत्य की अनुभूति यहाँ पर होती थी, किससे इन्हें सत्य की अनुभूति यहाँ पर होती थी। तो आप जानते ही हैं इन्हें जाना जाता है अहिंसा से, है ना। वो कहते हैं ना मुन्ना भाई एमबीबीएस में, वो कहता है संजय दत्त, तो जब उसको एक थप्पड़ मार देता है तो क्या नाम है, सर्किट बोलता है, ओ भाई मतलब थप्पड़ मार दिया इन्होंने, तो कहता है बापू ने कहा है कि अगर एक गाल पे मारने का तो दूसरा गाल आगे करने का, तो वो दूसरा गाल आगे करता है तो उसके दूसरे गाल पे भी थप्पड़ लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो पलट के सामने वाले को थप्पड़ मारता है। फिर मतलब सर्किट उसको आश्चर्य से देख रहा होता है, ये तो सरप्राइज किया, इसने बोला था कि बापू ने बोला है कि थप्पड़ नहीं मारने का, तो वो कहता है कि बापू ने ये तो बोला था कि अगर एक गाल पे थप्पड़ लगे तो दूसरा गाल आगे करने का, लेकिन उसके बाद क्या करना है ये नहीं बोला था। तो खैर, तो बाकी यह अपने अहिंसा के लिए जाने जाते थे, है ना, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं, प्यार से शांति से काम करो, कुछ भी हो जाए लेकिन शांति नहीं जानी चाहिए, ऐसा कुछ इनका संदेश था। चलिए खैर, पहली महिला जो ओलंपिक्स में व्यक्तिगत ट्रैक घटना के लिए यहाँ पे आहर्ता हुई, द फर्स्ट वुमेन हु क्वालिफाइड फॉर द इंडिविजुअल ट्रैक इवेंट एट द ओलंपिक, ठीक है, जो कि इंडिविजुअली किसके लिए यहाँ पर क्वालिफाई हुई थी, ट्रैक इवेंट के लिए, ठीक है, वह कौन थी, तो ध्यान रखिएगा वह कौन थी, एमडी वालसामामा थी। कौन थी, एमडी वालसामामा यहाँ पर रही हैं। ओलंपिक गेम्स में ही आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के कि पहली महिला कौन थी, पहली महिला कौन थी, पहली महिला कौन थी जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर, जिन्होंने
व्यक्तिगत तौर पर क्या जीता है, इंडिविजुअली यहाँ पर मेडल जीता है। तो सबसे पहली महिला कौन रही हैं, कर्णम मल्लेश्वरी रही हैं। कौन रही हैं, कर्णम मल्लेश्वरी यहाँ पर रही हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी के अंदर जो ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ था, इसमें इन्होंने 54 कैटेगरी के अंदर, जो कि वेट लिफ्टिंग से बिलोंग करती हैं, भारोत्तोलन से बिलोंग करती हैं, इसके अंदर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अभी तक हमारे भारत की किसी भी महिला ने इंडिविजुअली गोल्ड मेडल नहीं जीता। ठीक है, सिल्वर मेडल जरूर जीता हुआ है, लास्ट टाइम पीवी सिंधु ने जीता, तो सिल्वर जरूर जीता हुआ है, लेकिन गोल्ड नहीं जीता। अगर पीवी सिंधु लास्ट टाइम गोल्ड जीत जाती तो एक खिताब मिल जाता हम लोगों को कि इंडिविजुअली महिला गोल्ड मेडल जीती है। खैर, पीवी सिंधु वाकई में बहुत अच्छी खिलाड़ी हैं, बाद में भी उन्होंने कैरोलिना को हराया है, लेकिन कोई नहीं, किस्मत की बात है। खैर, कैरोलिना ने भी बहुत मेहनत की है। हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग सामने वाले से हार गए, लेकिन हम यह नहीं देखते कि सामने वाले ने कितनी मेहनत की होगी उस चीज को जीतने में। तो मैं भी शायद ज्यादा मेहनत की थी। चलिए, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि हमारे भारत के पहले पर्सन जिसका नाम है अभिनव बिंद्रा, जिसका नाम क्या है, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा पहले हमारे भारत के पर्सन हैं जिन्होंने की इंडिविजुअली गोल्ड मेडल जीता हुआ है। इन्होंने 2018 में जब बीजिंग के अंदर ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ रहा था, तब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और यह किससे बिलोंग करते हैं, यह भाई शूटिंग से बिलोंग करते हैं और उत्तराखंड के रहने वाले हैं। ठीक है, इवन यह हमारे भारत के सबसे कम उम्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलने वाले भी व्यक्ति हैं, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। वर्धमान ट्रॉफी संबंधित है, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, यह आप लोग बताएंगे। यह आपकी कुश्ती में दी जाती है, मुक्केबाजी में दी जाती है, कबड्डी या भारोत्तोलन में दी जाती है। यह आपकी किस में दी जाती है, यह आप लोगों ने बताना है। चलिए बात कर लेते हैं। बिल्कुल सही, यह आपका वेट लिफ्टिंग में दिया जाता है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप किससे तैयार की जाती है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप जो कि यहाँ पर आपकी तैयार की जाती है, वह आपकी किस चीज से तैयार की जाती है, वह आपकी किस चीज से तैयार की जाती है, यह आप लोगों ने यहाँ पे बताना है। सिलिकॉन, लीड, गोल्ड या क्रोमियम, किससे तैयार की जाती है, किससे तैयार की जाती है भाई, किससे तैयार की जाती है। बिल्कुल सही, सिलिकॉन से तैयार की जाती है ना। और आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है ना। और यह आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की, यह आपकी बनी हुई होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है, WEP का क्या अर्थ होता है नेटवर्क के अंदर। वायरलेस, यहाँ पे एक्विवेलेंस प्राइवेसी या वायर्ड एक्स्ट्रा प्राइवेसी या वायर्ड वायरलेस प्राइवेसी की वायरलेस एम्बेडेड प्राइवेसी, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है, बताएंगे। अक्सर आप लोगों से ना कंप्यूटर की फुल फॉर्म को जरा अच्छे से ध्यान रखा करो, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो है भाई आप लोगों से फुल फॉर्म ज्यादातर पूछी जाती हैं। खैर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जरा बताओ आप लोग, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होती है। मैं बताऊं ना, इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर पूरी दी ही नहीं गई है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना, वह होती है वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, वायर्ड इक्विवेलेंट
है ना। इक्विवेलेंट प्राइवेसी, प्राइवेसी क्या होती है, इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है, क्या होती है, इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म यहाँ पर होती है। गलती हो गई, 1 मिनट जरा रुकिएगा, रुकिए। इक्विवेलेंट क्या होती है, इसकी यहाँ पर फुल फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये होती है इसकी फुल फॉर्म, जो कि आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यहाँ पे गलत है, तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए, यूएसए का सबसे प्रसिद्ध खेल कौन सा है, विच इज द मोस्ट फेमस स्पोर्ट इन यूएसए, कौन सा है, कौन सा है, बताओ जल्दी से। मैं बता चुकी हूं आप लोगों को, इवन यह है यूएसए का नेशनल गेम भी जाना जाता है, जो कि कौन सा है, बेसबॉल है। कौन सा है, बेसबॉल। बेसबॉल इसका राष्ट्रीय खेल के तौर पर भी यहाँ पर जाना जाता है, जो कि कुछ इस तरह से खेला जाता है। क्रिकेट का क्या होता है कि क्रिकेट यहाँ पर खेला जाता है बीच में, लेकिन यह कॉर्नर की साइड पर खेला जाता है। कैसा, इसका जो ग्राउंड बनाया जाता है ना, वह कुछ यहाँ पर सर्कल वाला और यह कोने होने वाला, कुछ इस तरह से इसमें यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है, ठीक है। इनकी अगर बात की जाए तो इनका जन्म कहां पर हुआ था, इलाहाबाद, जिसे कि वर्तमान समय में हम जानते हैं प्रयागराज के नाम से, प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इन्हें हॉकी के जादूगर कहा जाता है। हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है, हॉकी के जादूगर इनको कहा जाता है। तो बताएंगे जल्दी से कि कब, बिल्कुल सही, 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को यहाँ पर आपका मनाया जाता है, 29 अगस्त को। क्लियर है चीजें। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। द्रोणाचार्य पुरस्कार करते हैं। द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है यह किसको दिया जाता है ना। अवॉर्डेड किसको यह दिया जाता है, यह आप लोगों ने बताना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसकी अगर बात करते हैं तो यह एक ट्रेनर को दिया जाता है और यह एक कोच को भी दिया जाता है, ठीक है। 2 कैटेगरी में मिलता है, एक तो लाइफ टाइम कैटेगरी में मिलता है ना, और एक मिलता है रेगुलर में, एक मिलता है रेगुलर कैटेगरी में, ठीक है। 2 कैटेगरी मिलता है। लाइफ टाइम की बात करते हैं तो इसके अंदर प्राइज मनी जो अब कर दी गई है वह 15 लाख कर दी गई है, और अगर हम रेगुलर की बात करते हैं तो इसके अंदर 10 लाख ही प्राइज मनी यहाँ पर दी जा रही है। पहले द्रोणाचार्य के अंदर सिर्फ 5 लाख रुपए यहाँ पर दिए जाते थे, ठीक है। और यह आपका दिया जाता है किसको, यहाँ पर ग्रेट कोच को, ठीक है। किसको, यहाँ पर कोच के क्षेत्र में यह आपका दिया जाता है। ट्रेनर और कोच दोनों को ही दिया जाता है। यह अगर हम बात करते हैं तो यह है आपकी अर्जुन अवार्ड के अंदर दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड के अंदर इस तरह का स्टैचू दिया जाता है, जिसमें 5 लाख से अब 15 लाख रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो यह आपका दिया जाता है। और अगर हम बात करते हैं द्रोणाचार्य के अंदर तो इस तरह का ब्रॉन्ज का, इट मीन्स कांस्य का, ठीक है, मतलब कि ब्रॉन्ज का क्या दिया जाता है भाई, यह यहाँ पर दिया जाता है ब्रॉन्ज का। और कैश प्राइज मनी यहाँ पर दी जाती है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बताया है, ठीक है। अच्छा चलिए एक चीज जरा बताइएगा, ध्यानचंद के अवार्ड के अंदर कितनी कर दी गई है। ध्यानचंद जो कि पुरस्कार दिया जा रहा है, अवार्ड जो कि दिया जा रहा है, इसके अंदर प्राइज मनी कितनी कर दी गई है, प्राइज मनी, है ना। और राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में बताओ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में भी बताओ, इसमें भी प्राइज मनी कितनी कर दी गई है, आंसर करके बताओ। आंसर करना है यहाँ पे आप लोगों को। चलो बात कर लेते हैं ध्यानचंद अवार्ड की। अगर हम बात करते हैं तो भाई यह आपका इसके अंदर कितनी दिए जा रहे हैं, 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। और
अगर हम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने कर दिए गए हैं, 25 लाख कर दिए गए हैं, ठीक है। महंगाई के चलते पैसे भी बढ़ा दिए गए हैं। और राजीव गांधी के बारे में तो ध्यान रखना कि यह 5 लोगों को दिया गया है अभी लास्ट टाइम, ठीक है। और उनके नाम फिर से एक बार मैं रिवीजन करा रही हूँ। वैसे तो मैंने इसके ऊपर ट्रिक बनाई हुई है, ट्रिक के थ्रू आप लोग इसको याद कर सकते हो। चलिए, रानी रामपाल को दिया गया है, मनिका बत्रा को दिया गया है, ठीक है, विनेश फोगाट को दिया गया है, रोहित शर्मा को दिया गया है और मरियप्पा थंगुवरम को दिया गया है, ठीक है। मरियप्पा थंगुवरम को दिया गया है जो कि एक एथलीट है। तो यहाँ पर इन सभी 5 के बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखोगे, ठीक है। और राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है ना, यह है खेल जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। जैसे कि कुछ चीजें जरा यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, रुकिएगा जरा, एक ब्लैंक पेज जरा मिल जाए, इनको जरा देख लीजिएगा, क्योंकि जब मौका मिलता है ना तभी चीजों को जरा क्लियर कर लेना चाहिए, ना तो फिर एग्जाम टाइम में यहाँ पे चीजें आती हैं, दिक्कत करती हैं। जैसे कि अगर मैं खेल जगत की बात करती हूँ, खेल जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो यह होता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। और अगर मैं सिनेमा में बात करती हूँ, सिनेमा जगत में बात करती हूँ, सिनेमा जगत में अगर मैं बात करती हूँ तो कौन सा होता है, दादा साहब फाल्के। हमारे भारत के अंदर की बात कर रही हूँ ये मैं, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ भारत का, तो हमारे भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत के अंदर हमारे भारत में नागरिकता के लिए सबसे बड़ा जो पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है वह कौन सा है, वह है भारत रत्न। कौन सा है, भारत रत्न है, ठीक है। कौन सा है बच्चों, भारत रत्न है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो सिविलियन अवार्ड हमारे भारत का आता है वह कौन सा है, भारत रत्न पुरस्कार है। तो इनके बारे में चीजों को ध्यान रखिएगा। और भारत रत्न के अंदर कोई भी प्राइज मनी यहाँ पर नहीं दी जाती, कोई भी प्राइज मनी इसके अंदर नहीं दी जाती। नो प्राइज मनी इन दी भारत रत्न अवार्ड। क्लियर है। दूसरा सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण है, ठीक है। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। और आज की जो क्लास रही है वह एक रिकॉर्डेड क्लास रही है। आप लोग का स्लॉट फ्री ना जाए इसीलिए आप लोगों को क्लास दी गई है, क्योंकि देखिए पढ़ना ज्यादा जरूरी है ना। कभी कभी मस्ती को साइड में रखते हुए पढ़ना जरूरी है। 1 घंटा आपका बर्बाद ना जाए उसके लिए आपके लिए मेहनत की गई है। तो अच्छे से नोट्स बनाना और चीजों को क्लियर करना। बाकी मिलते हैं बहुत ही जल्दी लाइव। अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से चीजों को कवर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्दी लाइव हम लोग। सो थैंक यू। और लाइक जरूर करना है आप लोग को, लाइव जरूर करके आप लोगों को जाना है क्लास को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।